कोमा के बाद, कोमा कोई भी इमरजेंसी में आपके पास ऐसा मरीज लाया जाता है जो बेहोशी की हालत में, उसको हम कोमा कहते हैं, या अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, हमने बात की कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमने आपको बताया कि वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, हमने आपको पिछली बार बताया था, उसी में से देख के बता दो, पॉइजनिंग हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, शॉक हो सकता है, और तुम्हारा रिवाइज भी होता है, ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा में हमने आपको कई तरह का ट्रॉमा बताया, जैसे हेड इंजरी हो सकता है, उसके सर में चोट है, चेस्ट इंजरी हो सकता है, उसको एब्डोमिनल इंजरी हो सकती है। तो इस तरह से हमने आपको कारण समझाए थे। ये जब आपको कारण पता होते हैं तो हमें ये पता चलता है, जब आप पहले से स्टडी करते रहते हैं, कि उसका जो सिस्टम ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है। हमने आपको बताया था कि एवरी ऑर्गेनिज्म, जो भी जिंदा चीज है, लिविंग बीइंग है, वो सेल से मिलकर बनी है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हर जीवित चीज का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है, सेल। ठीक है, और सेल से मिलकर हमने बताया था आपको टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से बनकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, सिस्टम ऑर्गन सिस्टम, और उससे फिर पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनता है। तो बेसिकली तो हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमिनल, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये हमारे जो ये सारे सिस्टम हैं, ये सिस्टम मिलकर पूरा बॉडी को चलाते हैं। तो जब हमें कॉजेस पता रहते हैं तो हम ये सोचते हैं, हमारा दिमाग काम करता है दैट विच ऑर्गन सिस्टम इज इन्वॉल्व। यानी हम ये जो मरीज का इलाज कर रहे हैं, वी हैव एनकाउंटर्ड द पेशेंट, जो मरीज हमारे पास आया है, तो वो किस बीमारी का है, हमारा जो है किस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब उसने सीने में दर्द बताया, उसकी सांस फूल रही है, तो हमारा दिमाग चलेगा कि इसको हार्ट का मरीज है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि एक होता है पेशेंट देखते ही क्या होता है, पेशेंट को जैसे ही आपने देखा है, आप उसको एक डायग्नोज करें, स्पॉट डायग्नोसिस। ठीक है, ये क्या होती है, एक जो बला का नाम है स्पॉट डायग्नोसिस। तो पता है डायग्नोसिस, पता है? नहीं पता, लिख भी नहीं रहे, मतलब सब समझ आता है, बहुत तेज कंप्यूटर नहीं है। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, यानी उसकी बीमारी, यानी उसका क्या कारण है, क्या है वो, इसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे हमने कहा हार्ट अटैक, तो हार्ट की बीमारी, इसको डायग्नोसिस बोलते हैं। तो एक स्पॉट डायग्नोसिस आप बनाते हैं, मरीज को देखते ही ये पता लगाते हैं कि क्या है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट डायग्नोसिस। ठीक है, जैसे अब आपके पास कोई पेशेंट आपकी ओपीडी में ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये उसको एटेक्सिया है। एटेक्सिया क्या होता है, यानी गेट डिसऑर्डर। उसके ब्रेन में जो हमारा सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी चाल बदल गई है, चाल बदल गई उसकी, गेट डिसऑर्डर, एटेक्सिया। तो ये स्पॉट डायग्नोसिस हो गई। कोई बंदा आ रहा है, और आपने देखा उसके यहाँ पे ट्यूमर निकला हुआ है, स्वेलिंग है, और थोड़ा ब्लूइश है, आपने देखा अच्छा ये इसको सिस्ट हो गई, सीवेशियस सिस्ट हो गई। इसी तरह समथिंग, मतलब एक उदाहरण दिया आपको, कोई लेडीज चली आ रही है, उसको प्रेगनेंसी है, फुल टर्म है, और उसकी जो है पूरा जो बेबी है वो देख के आप बता सकते हैं ये गर्भवती महिला आ रही है। तो आपको एकदम आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अब हमें क्या करना, अभी डिलीवरी पेशेंट आ रही है, क्योंकि जो उसी के हिसाब से आप उसको मैनेज करेंगे बीमारी के आधार पर। तो अभी जब आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ, तो आपका दिमाग उधर रहना चाहिए। अल्टीमेटली आपकी जो पढ़ाई है उससे आपको पेशेंट को हैंडल करना है। ये होता है क्लिनिकल ओरिएंटेड पढ़ाई। एक आपने थ्योरी पढ़ ली, ऐसा होता है जीन्स में ऐसा है, न्यूक्लियस में वैसा है, फलाना है, वो पूरी रिसर्च कर ली, रिसर्च स्कॉलर बन गए, मरीज आया उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। यू हैव टू कंबाइन बोथ द थिंग। आपको नॉलेज भी होना चाहिए और आपको क्लिनिकल ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। क्लिनिकल ओरिएंटेशन यानी जो हम उसका इलाज से संबंधित हमारा दिमाग उधर भी चलना चाहिए, वो नॉलेज भी हमें होना चाहिए। मैंने आपको शायद पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि आपने पढ़ लिया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऐसे लगता है वैसे लगता है, और लगाया कभी है नहीं, तो क्या फायदा, वो तो पूरी थ्योरी पढ़ लिया आपने, ऐसे तैरते वैसे तैरते
नहीं आनी चाहिए। नहीं, वो तो सब सीख लिया, अब थ्योरी कुछ नहीं मालूम। ऐसा भी होता है, हमारे साथ हैं ऐसे लोग काम करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने बोले स्टिच कर दो, कर देंगे, इमरजेंसी ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे पट्टी कर दो, सब कर देंगे, लेकिन उन्हें थ्योरी नहीं पता। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप मेडिकल का नॉलेज भी ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और आप कार्य कर रहे हैं, काम भी करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बड़ा अच्छा होता है। इससे आप मानवता की ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकते हैं। सेवा तो तब भी करते हो, एक्सीडेंटल मरीज आया फटाफटा तुमने स्टिच मार दी, लेकिन अगर तुमने पढ़ के करोगे तो तुम बहुत अच्छा उसका बहुत सुंदर इलाज करोगे। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो पहली चीज़ होगी स्पॉट डायग्नोसिस। आप उसे देखते हैं और देखते ही अपने दिमाग में पिक्चर बनाए, भाई ये पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है ना, ये डिलीवरी पेशेंट है, इसको ट्यूमर है, रसौली है, समथिंग, तो तुम्हारा दिमाग फिर उसी हिसाब से चलेगा। अब हमने आपको बताया एपिक्सिया क्या होता है, गेट डिसऑर्डर, ब्रेन की बीमारियां होती हैं, क्योंकि कोमा में कई बार जो है ब्रेन का ही इन्वॉल्वमेंट की वजह से ज़्यादातर आपको ब्रेन बेहोश पेशेंट मिलेगा। जैसे कि ब्रेन हेमरेज आपने सुना है, ब्रेन हेमरेज किस किसने सुना है? हाथ खड़ा करो। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज सुना है किसी कि उसको ब्रेन हेमरेज होता है? ब्रेन तो पता है, ब्रेन दिमाग को कहते हैं, और हेमरेज यानी ब्लीडिंग, ब्रेन हेमरेज, हेमरेज कहते दिमाग की नस फट गई तो उसमें बेहोश हो जाता है, तो ब्रेन हेमरेज। अब ब्रेन के बहुत सारे एक्चुअली पार्ट होते हैं, जो कि हमारा एनाटॉमी आपको पढ़ाई जाएगी। हर चीज़ को पहले हम उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पढ़ने के लिए, अध्ययन की आसानी के लिए हम उसको भागों में बांटते हैं। तो ब्रेन क्या क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम आपका होता है उसको दो पार्ट होते हैं, CNS होता है और PNS होता है। जिसको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं और गैंग्लियन आते हैं। अब ये क्या होता है, ये भी मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। उसी तरह से ब्रेन को भी भागों में बांट देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रम, सेरिबेरम होता है, सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, और मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला होता है, पॉन्स होता है, और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। यहाँ जो पढ़ाई हो रही है इसके साथ साथ आप घर में भी पढ़ाई करो। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से करो तो फिर आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो बिल्कुल लास्ट में कवर होंगी और वर्ड बीच बीच में आता रहेगा, आपको सुनने में आता रहेगा। तो अगर खुद नहीं पढ़ोगे तो फिर कितने दिन तक ऐसे ही नहीं रहोगे, इसलिए खुद भी पढ़ो। तो आप जानते हैं कि हमारा ये ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है, और ये सेरिबेलम है, उसके बाद मेडुला, पॉन्स, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में इसमें सरकारी दायरे होते हैं। मस्तिष्क है भाई, हिंदी माध्यम में मस्तिष्क, मस्तिष्क, और ये स्पाइनल कॉर्ड, पता है सबको? अब याद आ गया? तो सेरिब्रम भी दो भागों में रहता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके भी पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। नाम याद आ रहा है? अच्छा, आर्ट वाले बच्चे कौन कौन? आर्ट साइड वाले उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। वैसे मस्तिष्क तो पढ़ा होता है, ब्रेन तो पढ़ाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये आपका, जैसे हमने ब्रेन के बारे में बताया, तो ये नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसी तरह बाकी सिस्टम है, एक ओवरव्यू आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट, तो हार्ट, पिछली बार मैंने तुम्हें कार्डियक साइकिल बताया था पिछली क्लास में। हार्ट का क्या काम होता है, हृदय का काम क्या होता है, बताओ, दिल का काम बताओ। हाँ, नहीं पता? बताओ क्या किया, इंटर किया, 12th किससे किया? बैठे रहो, खड़े नहीं होना। हाँ, बायोलॉजी से। तो जो हमारा हृदय होता है, हार्ट, और ब्लड वेसल्स, एओर्टा, और रुधिर वाहिनियां, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा,
वेन्स, आर्टरीज, ये सब किसमें आती है? सीवीएस में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो सीएनएस में ये सारी चीजें आती है। तो इस तरह से आपको हर सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे यूरोजेनेटिक सिस्टम, आपको कम से कम थोड़ा बेसिक नाम पता होना चाहिए, क्योंकि फिर मैं पढ़ाऊंगा अगर खाली नाम भी नहीं पता, किसी को नहीं पता यूरोजेनेटिक सिस्टम यानी किडनी है, किडनी का क्या काम होता है थोड़ा मोटा मालूम होना चाहिए। जीआईटी में जो है पूरी इंटेस्टाइन आती है, ओरल कैविटी से लेकर एनएस तक, और लीवर भी रहता है, पेनक्रियास भी रहता है, उसी में रहता है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर इसमें रहता है। और इसी तरह से सारे सिस्टम्स के मोटा तुम्हें ये इंटर में पढ़ाए जाते हैं 12th में। तो ये तुम्हें बेसिक आना चाहिए। एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी में हमने बताया होगा पहले गुप्ता में। एनाटॉमी क्या होती है? तो ये तो प्रॉब्लम है, मैं बोलता चला जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सब समझ में। हाँ हाँ, एनाटॉमी में शरीर रचना विज्ञान, यानी कि जिसमें शरीर हमारा किस तरह से बना है अंगों से, और कौन सा भाग किधर है, ऊपर है, नीचे है, साइड में उसके क्या है, पीछे क्या है, आगे क्या है, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्या होता है? मैट्रिक्स। एंटीरियर क्या होता है पंडित जी? आगे। और सुपीरियर क्या हो गए काजल? सुपीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। चलो हो गया, मैं तो तुम्हें बहुत सब पढ़ाना चाह रहा था, फिर ही बताऊँ। ठीक है, सुनो बात, आज का सबक याद कर लो। क्या क्या याद करो? सुपीरियर, लिखो जल्दी। सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल। ये बड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जब आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये शब्द बार बार आएंगे, बार बार शब्द आएंगे। ये तो पढ़ाए भी होंगे, आपने पढ़ाए होंगे, अभी पूछेंगे। तो याद नहीं किया। हाँ वही तो, ये तो फाउंडेशन क्लास में आए होंगे बच्चे। अब इसमें हमारी क्या गलती? छुट्टी मारोगे? चलो मैं बता देता हूँ, मैं मेरे को आ जाए। देखिए, कोई भी हम कोई ऑर्गन की बात करते हैं, मान लीजिए एक तो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी को हमें अध्ययन करना है, तो हमें कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो ये वही शब्द हैं, क्या क्या जरूरत पड़ती है। जैसे किडनी है, ये किडनी है मान लीजिए। अब हमें देखना है कि किडनी का रिलेशन क्या है, इस किडनी के ऊपर क्या है, ये किडनी का ऊपर वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं सुपीरियर, और नीचे वाले को कहते हैं इंफीरियर। ठीक है, आगे वाले सरफेस को बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर। ये अंदर की साइड जो बॉडी की साइड है, जैसे मान लीजिए गुर्दा ये लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो ये वाली साइड है मीडियल, जो ये वाली साइड है ये लेटरल। तो सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल। अब एक होता है डॉर्सल और वेंट्रल, ये जो कमर है पीछे का हिस्सा, पार्श्व, हिंदी माध्यम वालों पार्श्व, पोस्टीरियर, डॉर्सल, डॉर्सल पीछे का है ना, पोस्टीरियर या डॉर्सल। और ये जो आगे का हिस्सा ये है वेंट्रल, वेंट्रल। तो ये मोटी मोटी टर्मिनोलॉजी है, आपको याद होनी चाहिए। इसके आप इसको लिख करके रखो, फिर उसे याद करो, मैम जो पढ़ा रही है उसे पढ़ के। तो ये रिलेशंस आपको मालूम होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, पेशेंट आ गया, हमने उसका कारण पता लगा दिया कि इसका ये ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट है। अब फिर हम सबसे पहले करेंगे क्या उसका? ये तो सब आपके दिमाग में चलता रहेगा कि क्या करना है, लेकिन अब उसका इलाज कैसे करना है, उसको हमें अप्रोच कैसे करना है, उसे हमें मैनेज कैसे करना है, करना क्या है। फिर वही बात, पढ़ाई बहुत कर लिया, उसका इलाज नहीं किया तो क्या होगा? मैनेजमेंट। आपने पेशेंट को देखा, बेसिक सब कर लिया। पिछली बार मैंने आपसे बताया, आपने स्पॉट डायग्नोसिस बना दी, ठीक है, आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, और आपने जो भी बेसिक उसको ज़रूरत पड़ेगी वो उसे एक्सप्लेन कर दिया,
समझा दे कि भाई तुम्हारा ऐसे ही है। अब डॉक्टर तब तक आएगा, ऐसे में नहीं तुम खाली बैठे रहोगे, काम करना उसका, हम उसकी जान बचानी। तो क्या करते हैं मैनेजमेंट में, जैसे आपने पहले हिस्ट्री ले ली शॉर्ट में जल्दी से, फिर उसका एग्जामिनेशन कर लिया, देख लिया उसकी क्या है, उसके बाद हम उसके टेस्ट वगैरह भी देखते हैं। आजकल तो पेशेंट ले ही आता है इन्वेस्टिगेशन से नहीं, उसके जो टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, एक्सरे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सब लेके आता है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक मोटी सी बात है, पेशेंट बेहोश है, यानी इट्स एन इमरजेंसी। ये क्या है, ये हमें इमरजेंसी मरीज को डील करना है। ये कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं है ओपीडी में कि आ गया भाई मुझे यहाँ घुटने में दर्द हो रहा है, उसको अलग अप्रोच है, घुटने में दर्द वाला का अलग अप्रोच है। या सिंपल कोई वॉमिटिंग हो रही है या कुछ हल्का फुल्का है, अब ये एक सीरियस बात है, ठीक है। तो जो सीरियस पेशेंट है उसको सीरियसली ही मैनेज किया जाएगा, पहला तो ये आप अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके सामने किसी तरह का ऐसी मजाक या कुछ आपका डेकोरम आपको मेंटेन करते हैं, वी हैव टू बी सीरियस, और उसकी आपको फिक्र करनी है। ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, एबीसी मैनेज करते हैं। ये क्या होता है एबीसी? एयरवे क्या है, पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, देखो नहीं ले रहा तो सबसे पहले हम उसका एयरवे मेंटेन करें। एक और एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना चाहिए, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, रिसक्सिटेशन जो हम करते हैं, जो उसकी जान बचाने की जो क्रिया होती है, रिसक्सिटेशन। तो हम देखेंगे उसके, अब एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए मुंह में कोई चीज फंस गई है, कई बार जो हमारी जबान होती है टंग ये पीछे गिर जाती है, पोस्टीरियर फॉल हो जाता है, और जो हमारा लैरिंक्स है, जो हमारा आवाज का बॉक्स है, लैरिंक्स आवाज का डिब्बा, उसके अंदर से सांस जाती है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, एयरवे बंद हो जाती है। ये कई बार उसके अंदर माउथ में लोग आजकल गुटखा पान ये सब खाए रहते हैं, एक्सीडेंट हुआ वो पूरा उसकी सांस की नली को जाकर ब्लॉक कर देता है। किसी भी तरह से उसका जो है, जो पैसेज है, सांस जाने का जो सिस्टम है, वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो उसको हमें खोलना है। या पेशेंट को वोमिटिंग हो गई, और वोमिटिंग होने के बाद वो उसके जो कंटेंट था वोमिट जो उसने किया था वोमिट, वो खुद उसी की सांस की नली में चला गया, तो वो एक्सपीरिएट कर गया, वो बेहोश हो गया। तो आपको सबसे पहले उसका एयरवे साफ करना है, सक्शन करना है, माउथ प्लस पहन के क्लीनिंग करना है, और उसके अंदर एयरवे आता है बना हुआ, हुडल से एयरवे कहते हैं, वो डालना है ताकि उसको सांस आराम से आ जाए। सेकेंड आपको क्या करना है कि आपको उसकी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। वो रेस्पिरेशन, एयरवे तो साफ हो गया, लेकिन वो सांस ले भी पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो हमें फिर ये डिसीजन लेना है कि हम उसे अम्बू करना है या उसे वेंटिलेटर मशीन पे लगाना है। ये सही है, कितनी बार वो सांस ले रहा है, 5-6 बार ले रहा है या 20-30 बार ले रहा है। नॉर्मल याद रखना है कि 40 to 18 पर मिनट होता है नॉर्मल, उससे कम है तो क्या करेंगे, ज़्यादा है तो क्या करेंगे, टेकिपनिया है, अगर बहुत ज़्यादा है तो टेकिपनिया है, या बिल्कुल नहीं ले रहा, एपनिया हो गया उसको। उसके बाद सर्कुलेशन की बात आती है, आपने देखा जाते हैं हॉस्पिटल में बोतल लटका देते हैं, ये क्या होते हैं, उसका जो ब्लड है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, अगर बहुत कम हो गया है तो आपको उसको कुछ देना पड़ेगा, फ्लूइड देना पड़ेगा या ब्लड देना पड़ेगा या जो भी ड्रिप देनी पड़ेगी। नॉर्मली हम उसको RL लगाते हैं, रिंगर्स लैक्टेट, तो आप उसको IV लाइन देंगे, IV कैनुलेशन करेंगे, ड्रिप लगाएंगे और उसको बॉटल चढ़ाएंगे, ताकि उसका BP अगर 70 था तो वो बढ़ के 80-90 100 हो जाए, बढ़ जाए। तो बेसिकली आप 3 काम करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन।